स्टूडेंट्स, देखिए आप लोगों ने कल इस लेसन का जो है स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था कि परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो रिपीट कर देते हैं कि जो पदार्थ धारा प्रवाह के बिना ही वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं वो आपके परावैद्युत होते हैं। जैसे कागज, अभ्रक, मोम, ये सभी जो है, वायु भी एक परावैद्युत है, ये सभी आपके परावैद्युत पदार्थ होते हैं। ठीक, और देखिए ये विशेष कंडीशन में परावैद्युत होते हैं जब इनको बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं। ऐसे नहीं, वायु ऐसे कुचालक है, इंसुलेटर है, लेकिन जब वायु को हम विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो वायु के अणु जो हमारी होती है पोलराइज होता है, उसके अणु जो है प्लस माइनस, उन पर एक तरफ प्लस आवेश एक तरफ माइनस आवेश, उसके धनावेश ऋणावेश के अंदर थोड़ा विस्थापित हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि परावैद्युत कोई पदार्थ तभी है जब वो एक विशेष अवस्था में है। जैसे कैसे? जब वो कहाँ है? जब वो किसी वैद्युत क्षेत्र में है। ठीक है, परावैद्युत दो प्रकार के पढ़े थे, एक आपने पढ़ा था ध्रुवी, एक अध्रुवी। ध्रुवी में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि ऐसे परावैद्युत जिनके धनावेश और ऋणावेश केंद्र जो होते हैं संपाती नहीं होते हैं, धनावेश ऋणावेश केंद्र अलग अलग स्थानों पर होते हैं, वो ध्रुवी परावैद्युत होते हैं। और ऐसे परावैद्युत जिनमें धनावेश और ऋणावेश केंद्र आपके संपाती होते हैं वो अध्रुवी होते हैं। संपाती में आपने जैसे H2O, N2 पढ़े थे, और जो अध्रुवी थे उसमें जैसे Cl, HBr, NH3, ये सभी आपके अध्रुवी परावैद्युत थे। ठीक, ध्रुवी परावैद्युत HBr, Cl, NH3। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण। ठीक, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो पोलराइज वाली क्रिया कैसे होगी देखिए, आप समझिए जरा। जैसे हमारे पास कोई परावैद्युत है, आपको बताते हैं कोई परावैद्युत है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आप वायु ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात, या अन्य कोई पदार्थ, कागज, अभ्रक, मोम, कुछ भी ले लेंगे, ये कोई हमारे पास परावैद्युत है। और हम इसमें बहुत से इसके अणु हैं, और हमने क्या किया इसको कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दिया। बाह्य वैद्युत क्षेत्र ये हमारा ऐसा। ठीक, तो परावैद्युत केस में बहुत सारे अणु हैं। होता क्या है, जो भी अणु है या तो परावैद्युत ध्रुवी होगा या ध्रुवी होगा। तो आप चाहे जो आप मान लो, चाहे ध्रुवी मान लो चाहे अध्रुवी मान लो। तो ध्रुवी परावैद्युत मान लो चाहे अध्रुवी मान लो, होता क्या है, उनके अणुओं में कुछ इस प्रकार की स्थितियां आ जाती हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर कुछ ही अणु बनाकर दिखा रहे हैं इस प्रकार। तो देखो, सबका जो ऋणात्मक चार्ज होता है इधर आता है, क्योंकि ये प्लस प्लेट है, क्योंकि हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र में ऋणावेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, तो इस पर बल इधर लगेगा, तो सब ऋणावेश हमारा इधर आ जाएगा। इनका सबका ऋणावेश ऐसी अवस्था में आ जाता है, लेकिन सबका धनावेश ऋण प्लेट की रुक जाएगा, तो सबका धनावेश ये आ जाता है, प्लस 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 प्लस। आपने क्या पढ़ा है, परावैद्युत में धनावेश ऋणावेश केंद्र होता है, जिनमें संपाती ध्रुवी है, जिनमें संपाती नहीं है वो क्या है, ध्रुवी। अब हमें कोई मतलब नहीं, हम चूंकि अभी ऐसे बता रहे हैं, जब ध्रुवी ध्रुवी लेंगे तो अलग अलग ले लेंगे। तो देखो, ये प्लस माइनस बहुत पास पास है, ये प्लस माइनस पास पास होंगे, ये प्लस माइनस पास पास होंगे, तो ये आवेश समाप्त हो जाएगा। ये प्लस माइनस ये प्लस माइनस बहुत पास पास होंगे, ये आवेश समाप्त हो जाएगा। तो बचेगा क्या, इस किनारे पर कैसा आवेश बचेगा, ऋणात्मक आवेश, और इस किनारे पर कैसा आवेश बचेगा, धनात्मक आवेश। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने परावैद्युत पदार्थ को बाहर के वैद्युत क्षेत्र में रखा तो उसका एक सिरा जो एक साइड ऋणावेशित हो गई और एक साइड क्या हो गई, धनावेशित हो गई। ध्रुवित हो गया कि नहीं, मतलब एक तरफ ऋणावेश आ गया, एक तरफ धनावेश आ गया। ठीक, तो फिर हमारी ध्रुवण घटना क्या है, तो ध्रुवण घटना यही है कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके सिरों पर आवेशों की विपरीत ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। विपरीत ध्रुवता जैसे एक तरफ धनात्मक आवेश आएगा, एक तरफ ऋणात्मक आवेश, क्षेत्र की दिशा में सब धनावेश जाएगा, क्षेत्र की विपरीत दिशा में ऋणावेश रहेगा।
चूंकि अणुओं की स्थिति इस प्रकार से होती है सब में, तो ऋणावेश ये ऋणावेश किनारे होगा, ये ऋणावेश, जितना इधर ऋणावेश आएगा उतना इधर धनावेश होगा। तो घटना हो गई कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके सिरों पर आवेशों की विपरीत ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है, इस घटना को परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहा जाता है। परावैद्युत पदार्थ पोलराइज हो गया, एक सिरा इसका ऋणावेशित हो गया और एक सिरा इसका धनावेशित हो गया। इस घटना को परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, फिर हमने बताया, फिर आप ध्यान दे दीजिए, ये हमारा बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र जब किसी परावैद्युत पर लगाएंगे तो परावैद्युत के अणुओं का इस प्रकार उनके धनावेश ऋणावेश केंद्र विस्थापित हो जाएंगे। धनावेश केंद्र वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित होंगे और ऋणावेश केंद्र वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित होंगे। तो एक किनारे पर सब ऋणावेश होगा, एक किनारे पर धनावेश, और बीच में कंडीशन आप देख सकते हैं, ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस 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 समाप्त हो जाएगा। ठीक, और ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस माइनस, ये समाप्त हो जाएगा। तो अंदर का आवेश 0 रहेगा, लेकिन किनारे धनावेश, इसीलिए धनावेश ऋणावेश, तो आवेशों की विपरीत ध्रुवता उत्पन्न होगी। ये घटना हमारी क्या है? ध्रुवण है। अब थोड़ा और ध्यान देते हैं कि ये तो आवेश रहा ही नहीं, ये भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहा, तो यहां धनावेश, यहां ऋणावेश, तो परावैद्युत के भीतर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। किधर से किधर? ध्रुवण के कारण परावैद्युत के अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये प्लस चार्ज होने के कारण, ये माइनस चार्ज होने के कारण इधर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, प्लस से माइनस की, मतलब बाहर के वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की इंटरनल इसको मान लें। ठीक, देखो बाह्य तो हमने लगाया था उसमें, और आंतरिक ये ध्रुवण के कारण उत्पन्न हो गया। तो बताइए जरा, नेट वैद्युत क्षेत्र कब हो जाएगा? कि बाहर लगा ये एक्सटर्नल, और उसके कारण पदार्थ के भीतर हुआ, उत्पन्न हुआ ई इंटरनल, तो नेट वैद्युत क्षेत्र थोड़ा कम हो जाता है। ठीक, यहां पर ये भी लिख देंगे, ध्रुवण के कारण पदार्थ में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र का विरोध करता है। ठीक है, विरोध करता है या विरोधी होता है। तो ये घटना आपकी ध्रुवण थी। अब आपने परावैद्युत दो प्रकार के पढ़े, एक ध्रुवी और दूसरा कौन सा पढ़ा? अध्रुवी। तो यहां पर आपको ये बताना है कि ध्रुवी का ध्रुवण कैसे होता है और अध्रुवी का ध्रुवण कैसे होता है। तो देखो, आप नंबर 1 डाल के लिख सकते हैं। देखो, जो परावैद्युत हमारा ध्रुवी होगा, समझते रहना, आपको हमने क्या बताया था कि ध्रुवी परावैद्युत का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो शून्य नहीं होता है।
थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो ध्रुवीय परावैद्युत है उसका वैद्युत द्विध्रुवागुण शून्य नहीं होता है, उसके अणुओं का द्विध्रुवागुण 0 नहीं है। तो जब हम ध्रुवीय, जैसे ये हमारा परावैद्युत है ध्रुवीय, ध्रुवीय का मतलब है इसमें धनावेश ऋणावेश केंद्र कुछ दूरी पर है, तो ध्रुवीय के सभी अणु इस प्रकार से होते हैं प्लस माइनस, ठीक है, या ऐसे हो सकता है प्लस माइनस, या इस प्रकार से होता है प्लस माइनस, या इस प्रकार से होता है प्लस माइनस, या इस प्रकार से प्लस माइनस होता है। मतलब ध्रुवीय परावैद्युत के अणु बाह्य वैद्युत क्षेत्र जब तक नहीं होता है तब तक किसी भी प्रकार से रह सकते हैं, ठीक। इनका P 0 नहीं है, और इनको हम जैसे ही बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, आप देखना इनको बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा, ठीक। तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र में आपने पढ़ा है कि इस देखो इनका P 0 नहीं, इसका मतलब ये द्विध्रुव है, और आपने पढ़ा है जब किसी द्विध्रुव को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक द्विध्रुव बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है P sin थीटा, ठीक। तो जब इसका हर अणु एक द्विध्रुव होगा तो हर अणु पर टाउ बराबर P sin थीटा लगेगा, और हमारे टाउ की प्रवृत्ति होती है द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाना। मतलब जैसे ये द्विध्रुव है, ठीक, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, तो हमारे बाह्य वैद्युत क्षेत्र की प्रवृत्ति होती है कि द्विध्रुव को ऐसे कर देना, क्षेत्र की दिशा में कर देना, क्योंकि द्विध्रुव का जो P होता है माइनस से प्लस की ओर होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में P होगा, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में P कैसे होगा, जब हर अणु इस कंडीशन को ग्रहण करे और हर अणु पर एक द्विध्रुव बलयुग्म आघूर्ण लगेगा। तो जैसे ये अणु है तो ये मालूम कैसे घूम जाएगा, इसकी स्थिति या अलग बना देते हैं स्थिति इसकी, ये माइनस प्लस, बाह्य वैद्युत क्षेत्र हमने लगाया, तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर क्या हुआ प्लस माइनस। तो यही हमारा जो पदार्थ था, इस पदार्थ का जैसे ये अणु है तो इस पर इस प्रकार वाला आघूर्ण लगा कि ये ऐसे हो गया क्षेत्र की दिशा में माइनस प्लस, ठीक। जैसे किसी भी कोण पर आपने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र में किसी भी कोण पर द्विध्रुव है माइनस क्यू प्लस क्यू, तो इस पर बलयुग्म का आघूर्ण जो लगता है वो घुमाकर इसको ऐसे करता है, माइनस इधर बढ़ता है प्लस इधर लगता है, माइनस इधर, इसको घुमाएगा ऐसे कि इसकी स्थिति आ जाएगी ये माइनस प्लस, इसको घुमाएगा ऐसे कि स्थिति आ जाए माइनस प्लस, इसको घुमाएगा माइनस प्लस, इसको घुमाएगा माइनस प्लस, ठीक। बहुत सारे अणु अगर होंगे तो माइनस प्लस वाली कंडीशन ऐसे रहती चलेगी, ठीक। यहाँ पर और मान माइनस प्लस, यहाँ पर मान माइनस प्लस और माइनस प्लस, ठीक। तो ये घूमकर सब ऐसे हो जाएंगे, तो भीतर वाला आवेश समाप्त हो जाएगा, किनारे पर प्लस आ गया माइनस किनारे पर आ गया, तो ध्रुवता उत्पन्न हो गई, यही घटना हमारी क्या है ध्रुव। तो ध्रुवीय परावैद्युत में कैसे ध्रुवण हुआ, तो पॉइंट वन आप लिख सकते हैं कि ध्रुवीय परावैद्युत में प्रत्येक अणु पर एक बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है और जो उसे घुमाकर क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर देता है, सब संरेखित हो जाएंगे क्षेत्र की दिशा में। तो यहां पर लिखेंगे कि ध्रुवीय परावैद्युत के प्रत्येक अणु पर एक बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है जो बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है जो प्रत्येक अणु का मतलब प्रत्येक अणु उसका द्विध्रुव है, जो प्रत्येक अणु के ब्रैकेट में लिख देंगे द्विध्रुव, क्योंकि ध्रुवी का हर अणु एक द्विध्रुव है, द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर देता है, और जब प्रत्येक द्विध्रुव घूमकर क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएगा तो हमारा पदार्थ क्या हो जाएगा ध्रुवित हो जाएगा, अंदर वाला आवेश ध्रुव हो जाएगा, किनारों पर रह जाएगा, ध्रुवित हो गया। ये तो बात किसकी हुई ध्रुवीय परावैद्युत की। आप इसको देखिए, इसको हटा देते हैं। अब बात करते हैं कि अध्रुवीय परावैद्युत का ध्रुवण कैसे होता है। अध्रुवीय परावैद्युत जिसके धनावेश और ऋणावेश केंद्र क्या होते हैं संपाती,
जिनके लिए P का मान कितना होता है 0। देखिए ध्यान से, अध्रुवी परावैद्युत दूसरा है, तो पहले समझ लीजिए कि अध्रुवी परावैद्युत, जैसे मान लो ये हमारे पास पदार्थ है, तो हमने बताया इनका धनावेश और ऋणावेश के संपाती होता है, तो ये प्लस माइनस एक ही जगह पर होगा, प्लस माइनस धनावेश और ऋणावेश केंद्र क्या रहेंगे संपाती रहेंगे, धनावेश ऋणावेश केंद्र क्या रहेंगे संपाती रहेंगे। ठीक है, हुआ ये कि धनावेश ऋणावेश केंद्र इसका संपाती है, तो इसका P0, इसके लिए P का मान 0 होगा, इसका मतलब बाहर विद्युत क्षेत्र रखेंगे तो टाउ कितना लगेगा 0, बलागुण से इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक, तो फिर ये ध्रुवित कैसे होगा, तो जब हम इस पदार्थ को बाहर के विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो आप सभी लोग जानते हैं धनावेश पर बल, ये एक्सटर्नल विद्युत क्षेत्र, बाहर विद्युत क्षेत्र है, ये एक्सटर्नल, तो धनावेश पर विद्युत बल किधर लगेगा क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेश पर किधर लगेगा क्षेत्र की विपरीत दिशा में। जैसे ऐसी कंडीशन हो, एक धनावेश एक ऋणावेश हो, इधर धनावेश और ये ऋणावेश हो, और जैसे विद्युत क्षेत्र लगे तो धनावेश पर आगे की ओर बल ले जाएगा तो धनावेश इधर खिसक जाएगा, और ऋणावेश पर पीछे की ओर बल लेकर ऋणावेश इधर आ जाएगा। तो इसका धनावेश ऋणावेश के मालूम कैसे, धनावेश उधर खिसक जाएगा, ऋणावेश इधर आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही समय में होगा, इस समय में क्या होगा ऋणावेश इधर धनावेश उधर, ऋणावेश इधर धनावेश इधर, इसमें क्या होगा ऋणावेश इधर धनावेश इधर, मतलब धनावेश पर क्षेत्र की दिशा में बल लगता है और ऋणावेश पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है, माइनस प्लस और ये भी माइनस प्लस। इसका मतलब फिर इसमें ध्रुवण कैसे हुआ, तो अध्रुवी परावैद्युत के अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश केंद्र का विस्थापन हो जाता है, धनावेश क्षेत्र की दिशा में विस्थापित हो जाता है और ऋणावेश क्षेत्र की विपरीत दिशा में। देखो अगर Q चार्ज धनावेशित है तो क्षेत्र की दिशा में Q भी लगता है बाह्यविद्युत क्षेत्र में, और अगर ऋणावेश Q है तो क्षेत्र की विपरीत दिशा में उस पर Q बल लगेगा, बल Q ही लगेगा, लेकिन धनावेश पर क्षेत्र की दिशा में, ऋणावेश पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अब ऐसी कंडीशन हो तो एक उधर खींच जाए और एक इधर आ जाए तो क्या होगा ये धनावेश और ऋणावेश केंद्रों में विस्थापन होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि अध्रुवी परावैद्युत में धनावेश तथा ऋणावेश केंद्रों में आपेक्षिक विस्थापन होने के कारण, एक दूसरे के सापेक्ष विस्थापन होता है, आपेक्षिक विस्थापन के कारण ध्रुवण होता है। ठीक है, समझ में आया। अध्रुवी परावैद्युत में जो उसके अणु में उसके धनावेश और ऋणावेश केंद्रों में आपेक्षिक विस्थापन के कारण ध्रुवण की घटना होती है। ठीक, और इसमें ये जो ध्रुवी था इसमें परावैद्युत के प्रत्येक अणु पर बल का आघूर्ण लगेगा जो क्षेत्र की दिशा में समीपित हो जाएगा। ठीक, इसमें यहाँ पर आप डिस्कस में इस प्रकार पदार्थ ध्रुवित हो जाता है और इसमें ध्रुवण की घटना इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो हमने आपको लिखने लिखाने वाला भी बहुत हो जाता है, लेकिन मुख्य बात केवल यही है कि इनके धनावेश और ऋणावेश केंद्र में आपेक्षिक विस्थापन हो जाता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें छोटी छोटी परिभाषाएं रहती हैं। एक होती है परावैद्युत सामर्थ्य और एक होती है भंजक विभवांतर। समझ लीजिए दोनों परिभाषाएं, कभी कभी एक नंबर में हो सकता है पूछ दी जाए। परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर। देखिए, तो परावैद्युत पदार्थ को हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा, सब लोग सुनते जाइए। तो वो ध्रुवित हो गया, ये प्लस ये माइनस। वैसे अगर ऐसे भी विद्युत क्षेत्र लगा दो इसका अर्थ यही होता है इधर धनात्मक प्लेट होगी उधर ऋणात्मक, तभी तो ऐसे विद्युत क्षेत्र आया हुआ है।
ये ध्रुवित है इस समय, ये ध्रुवित हमारा परावैद्युत है, क्योंकि हम जानते हैं बाह्य वैद्युत क्षेत्र में किसी भी परावैद्युत को रख दो, चाहे वो ध्रुवीय हो चाहे अध्रुवीय, उसमें ध्रुवण की घटना जरूर होनी, पोलराइजेशन की घटना जरूर होनी। ठीक, ऐसी स्थिति में है। और हम क्या करें, देखो इनकी प्लेटों के बीच कुछ ना कुछ विभवांतर भी होगा, मान लो भी विभवांतर है। ठीक, प्लेटों के बीच भी विभवांतर, और बाह्य वैद्युत चाहे एक्सटर्नल हो चाहे ई लिख सकते हो, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की है। ठीक, तो जब हम किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ध्रुवित हो जाता है। अब सोचिए, आगे और बढ़िए कि यदि हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाएं, धीरे धीरे जो हमारा बाहर का वैद्युत क्षेत्र है उसकी वैल्यू को बढ़ाते जाएं, वैल्यू बढ़ाते जाएं। ठीक है, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब परावैद्युत पदार्थ के अणुओं में इलेक्ट्रॉनों को इतनी ऊर्जा मिल जाएगी कि वे परावैद्युत पदार्थ से निकलकर पदार्थ में गति करने लगेंगे। ठीक, इसका मतलब है था तो अचानक परावैद्युत था अचानक, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकल कर बाहर घूमने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन जिस पदार्थ में घूमने लगे वो पदार्थ बन जाएगा चालक। मतलब ये हुआ परावैद्युत की संरचना नष्ट हो जाएगी। ठीक, इस क्रिया को हम कहते हैं भंजन, ब्रेकडाउन। ठीक है, और जिस वैद्युत क्षेत्र पर यह क्रिया प्रारंभ होने वाली होती है उस वैद्युत क्षेत्र को परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ठीक, अर्थात वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिस पर परावैद्युत पदार्थ में भंजन की क्रिया प्रारंभ होने वाली होती है, अर्थात परावैद्युत का व्यवहार चालकीय होने वाला होता है, वो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है परावैद्युत सामर्थ्य। और विभवांतर क्या है ये, तो वह विभवांतर जिस पर परावैद्युत पदार्थ का भंजन होने लगता है, मतलब भंजन की स्थिति में पहुंच जाए। देखो, भंजन जिस समय होने वाला है वो वैद्युत क्षेत्र क्या है, परावैद्युत सामर्थ्य, और उस समय जो विभवांतर है वो आपका क्या है, भंजन की विभवांतर। ठीक, या इस विभवांतर पर ये क्रिया होने में लगती है। तो जब आप इसको परिभाषित करेंगे परावैद्युत सामर्थ्य को, तो आप लिखेंगे कि वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे कोई परावैद्युत अपनी भंजन की स्थिति से पहले तक सहन कर सकता है। स्थिति से देखो, सहन कर सकता है या उस पर होने वाली ये क्रिया होती है। जैसे आपने पढ़ा घर्षण, घर्षण के 3 प्रकार पढ़े थे। ठीक, आपने पढ़ा था घर्षण का पहला स्थैतिक, सीमांत, गतिक। स्थैतिक में क्या पढ़ते थे, स्थैतिक में कि जब तक गति नहीं हो रही, सीमांत में स्थैतिक का एक अधिकतम वैल्यू होती थी जिस पर गति होने वाली होती थी। वैसे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की अधिकतम वैल्यू होगी जिस पर भंजन क्रिया होने वाली होगी, भंजन होगा नहीं। तो भंजन की स्थिति से पहले तक सहन कर सकता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। और भंजक विभवांतर क्या है कि वह विभवांतर जिस पर परावैद्युत पदार्थ में भंजन होने लगता है, परावैद्युत पदार्थ में भंजन होने लगता है, अर्थात परावैद्युत की संरचना नष्ट हो जाती है, भंजक विभवांतर कहलाता है। वह विभवांतर जिस पर परावैद्युत की संरचना या परावैद्युत का भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। भंजक विभवांतर कहलाता है।
ठीक, एक बार रिपीट, जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाहर के वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो होगा क्या कि वो ध्रुवित हो जाएगा, मतलब एक सिरे पर ऋणावेश एक सिरे पर धनावेश आ जाएगा, ये अंदर वाला आवेश सारा समाप्त हो जाएगा, देख लीजिए। और वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते जाएं तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब परावैद्युत पदार्थ के परमाणु से इलेक्ट्रॉन फ्री होने लगेंगे, और जैसे परावैद्युत पदार्थ के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे परावैद्युत का व्यवहार चालकी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्यों निकलेंगे? क्योंकि जितना प्रबल वैद्युत क्षेत्र होगा उतना ज्यादा विभवांतर होगा, विभवांतर जितना ज्यादा होगा इनके बीच में उपस्थित एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ठीक, अभी आप पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित ऊर्जा, आगे पढ़ने वाले हैं। तो जितनी जब ज्यादा ऊर्जा बीच में होगी तो इसके अणुओं में इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा ऊर्जा मिल जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन निकल कर पदार्थ में आने लगेंगे, पदार्थ के भीतर विद्यमान हो जाएंगे, तो वो चालक बन जाएगा। बस वही क्रिया आपकी क्या है, भंजन। और भंजन की स्थिति से पहले तक जो वैद्युत क्षेत्र रहता है, बस भंजन होने वाला होता है, तो वो वैद्युत क्षेत्र है परावैद्युत सामर्थ्य। जिस विभवांतर पर परावैद्युत का भंजन होने लगता है वो आपका भंजक विभवांतर है। देखिए, अगर भंजन विभवांतर अधिकतम एक विभवांतर है Vmax लिख दें और वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान Emax हो और प्लेटों के बीच की दूरी क्या हो, d हो, तो आप Emax को लिख सकते हैं Vmax अपान में क्या लिख सकते हैं, d। देखो एक बात बता दें, किसी वस्तु को चलाने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे तुम कोई भी चीज ले लो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले लो, उसको ज्यादा करंट की जरूरत है। आप फोर्स की बात करो, किसी वस्तु को गति कराओ तो शुरू में ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, ऐसा होता है। ठीक, जैसे प्रारंभ में आप बाइसिकल चलाओ तो बहुत ज्यादा पैरों से ताकत लगती है, लेकिन एक बार जब चल जाती है तो हमें कम बल लगाने की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से एक अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, एक अधिकतम विभवांतर के लिए जरूरत है इस क्रिया को होने के लिए, लेकिन जब ये क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो हमें इतनी ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये आपका परावैद्युत सामर्थ्य और भंजक विभवांतर। ठीक, इसके बाद आपके मेन टॉपिक पर आएंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। आज केवल चर्चा करेंगे थोड़ी सी, ठीक है, बाकी आप इसको नोट कर लेना। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, धारिता, धारिता क्या है, लेसन ही पढ़ रहे थे, कैपेसिटेंस धारिता, ठीक है। तो वैसे धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। जैसे एक बर्तन में द्रव जितना होगा उतना ही हम उसमें भर सकते हैं, उससे ज्यादा अगर बर्तन में द्रव डालेंगे तो द्रव क्या होगा, बाहर निकलने लगेगा। इसी प्रकार हर चालक की एक कैपेसिटी होती है, एक निश्चित क्षमता होती है कि वो उतना ही आवेश ले सकता है। देखो चालकों में हम धारण कराते हैं आवेश, बर्तन में रखते हैं द्रव, ठीक है। तो कोई चालक अगर ले ले, ध्यान दीजिए, और हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं जो आपको समझ में आए। जैसे हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर है, गोली चालक है, ठीक, इसको Q चार्ज प्रदान किया जाए तो इसके विभवांतर हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर हमने बोली है थोड़ा बढ़ाने के लिए, समझने के लिए कि आवेश देने से विभवांतर बढ़ता है। और इसकी रेडियस R हो तो इसको Q चार्ज जब देंगे तो इस पर विभवांतर होगा V = 1/4πε0 Q। चार्ज Q दिया तो विभवांतर V हो गया। इसका मतलब है कि जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो उसका विभवांतर बढ़ता है, उसका विभवांतर बढ़ता है। जितना आवेश दोगे उतना ज्यादा विभवांतर बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन विभव बढ़ेगा, जितना ज्यादा आवेश दोगे उतना विभव बढ़ेगा। लेकिन इसको आवेश देने की एक लिमिट होगी, उससे ज्यादा आप इसको आवेश नहीं दे सकते। अगर हम लगातार आवेश देते चले जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी जरूर आएगी जिस पर इतना ज्यादा आवेश हो जाएगा कि इस आवेश का वायु में लीकेज होने लगेगा, वायु में क्षरण होने लगेगा, ठीक है। अब आपको बता दें वायु में क्षरण कैसे होता है। जैसे जब इस पर बहुत ज्यादा आवेश हो जाएगा तो इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा एनर्जी के कारण आसपास की जो वायु होगी वो पोलराइज हो जाएगी, ध्रुवित हो जाएगी। अब आसपास की वायु ध्रुवित हो गई, जैसे एक माइनस+, तो वायु का जो इलेक्ट्रॉन थे वो आ गए एक और जो धनात्मक आवेश था वो चला गया। अब ये इलेक्ट्रॉन और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज
ये एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, कैंसल करने लगेंगे। यही क्रिया लीकेज होती है। ठीक, ये कई जगह लीकेज वाली बात इसमें आएगी। इसका मतलब हम यहाँ से केवल ये जान रहे हैं कि आवेश देने पर विभव बढ़ता है। ठीक, अब हर चालक को हम उसकी कैपेसिटी के अनुसार आवेश दे सकते हैं, उसकी जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा उसको आवेश प्रदान नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आवेश का ये जो धारिता का मतलब हो गया, ये होता है आवेश धारण करने की क्षमता। तो किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। चालक का शेप कुछ भी हो, चाहे जिस आकार का चालक हो, उसको हम कोई चार्ज प्रदान करें तो उसके विभव में V की वृद्धि हो जाए। ठीक है, चालक को Q आवेश प्रदान करें, विभव V की वृद्धि हो जाए। मतलब ये हुआ Q प्रोपोर्शनल टू क्या है, V। V कब बढ़ता है, जब Q बढ़ाते हैं। यहाँ पर एक कांस्टेंट लेते हैं C V, यहाँ से C इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन V। C इज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, C हमारी धारिता है। इसका मतलब धारिता एक कांस्टेंट है। अच्छा, एक बर्तन है, उसकी धारिता एक कांस्टेंट होगी। बर्तन में 2 लीटर पानी आता है तो 2 ही आएगा, ऐसा तो नहीं है कि हम 2 से ज्यादा उसमें भर देंगे। तो ऐसे किसी चालक की निश्चित कैपेसिटी होती है कि वो उतने आवेश ले सकता है। तो ये एक डिफाइंड क्वांटिटी है, परिभाषित राशि है कि किसी चालक को दिए गए आवेश और आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को धारिता कहा जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में आप केवल इसके बारे में, केवल धारिता क्या है और लिखने लिखने वाला सिस्टम जो है नेक्स्ट वीडियो में।